बीजेपी अलायंस जो है वो परेशान है। उसकी वजह ये है कि पब्लिक में एक जोश जज्बा नहीं है, वोट परसेंटेज कम हुआ है। जो संतोष जी का कुर्मी वोट है ये भाजपा के कमिटेड वोटों में से एक वोट है। जब सीधा सीधा चुनाव होता है तो उसमें बहुसंख्यक वोट जो है हमेशा ज़्यादा होता है। जब बहुसंख्यक का वोट ज़्यादा होता है तो भाजपा को फ़ायदा लगता है। अब ये बात अलग है कि लोगों ने कितना वोट किया है, लेकिन इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत लड़ा है। इस बार बहुजन समाज का वोट कुछ परसेंटेज जो है वो इंडिया गठबंधन को गई है। ऐसा नहीं है कि लाखों से कोई जो है बीजेपी जीत जाए या कांग्रेस जो है वो जीत जाए। हो सकता हो कि 50,000 के अंदर ही अंदर जो है इसमें हार और जीत हो सकती है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी में रुहेलखंड की राजधानी कहे जाने वाले बरेली मंडल में चुनाव हो चुका है। अब माथापच्ची चल रही है कि चुनाव का नतीजा क्या रहने वाला है। इसको लेकर सबके अपने दावे हैं, तर्क हैं और एक तरह से जो 4 जून को रिजल्ट आने वाला है उससे पर्दा उठाने की कोशिशें बहुत संजीदगी के साथ हो रही हैं। सभी अपनी अपनी तरह से विवेचना में लगे हैं कि आखिर क्या होने जा रहा है। हमने भी ये जानने के लिए आज से अपना विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में हम ऐसे लोगों से बात करेंगे, ऐसे ख़ास तौर से राजनीतिज्ञों से जिन्होंने खुद चुनाव लड़ा है और चुनाव पर करीबी नज़र रखते रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त नवाब मुजाहिद हसन खां हैं। कांग्रेस के आप सीनियर लीडर हैं और यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं। अगर हम 2017 के चुनाव की बात करें तो 2017 का चुनाव आप बहुत मजबूती से लड़े थे। इस चुनाव की और जो अभी लोकसभा का 2024 का चुनाव हुआ है जिसमें वोट पड़े हैं और 2017 के चुनाव की तुलना करें तो नज़ारा बस थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर माहौल उसी तरह का था। जब मुजाहिद हसन खां का चुनाव हो रहा था बरेली में तब भी एक पक्ष को ये उम्मीद थी, जिन्होंने बहुत जमकर मुजाहिद हसन खां के पक्ष में मतदान किया था, कि वो मुजाहिद हसन खां को जिता के ले गए हैं। लेकिन बाद में रिजल्ट करीब 12,000 वोटों से आप चूक गए थे। क्या हुआ था खैर वो अलग बात है, लेकिन अब जिस तरह का चुनाव हुआ है मुजाहिद हसन खां से बात करेंगे। मुजाहिद भाई, अगर हम इस चुनाव को देखें तो एक जहन में अचानक एक दिन ख्याल आया कि आपको चुनाव भी मैंने कवर किया था और इस चुनाव को भी देखा है। जो आपका चुनाव था वैसा ही कुछ चुनाव का नज़ारा इस चुनाव में देखने को मिला है कि जिस तरह से आपको एक ख़ास वर्ग के, जिसे हम कह सकते हैं कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ी तादाद में आपको वोट मिला था। इस बार भी जो मुसलमानों का एक तरह से अगर हम देखें तो गठबंधन की तरफ झुकाव रहा और उसका नतीजा भी जब मतदान हो रहा था तो दिखाई दिया है। जी बिल्कुल। एक ख़ास बात इस चुनाव की ये भी रही है कि जैसे चुनाव पहले खामोश था, लेकिन नज़दीक आते आते मतदान ये लोग जब वोट डाल के आ रहे थे तो जैसे मैंने भी बहुत से लोगों से बात की तो उनमें से ज़्यादातर लोग ये बताकर जा रहे थे कि हमने किसे वोट दिया है और उसकी वजह भी बता रहे थे। आपने भी इस चुनाव को देखा है, भले ही चूँकि कुछ आपकी ऐसी दिक्कतें रही हैं कि आप उस तरह से सक्रिय राजनीति से थोड़ा सा पीछे हो गए हैं, लेकिन जो आपके पास रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि आप बहुत बारीक नज़र रखते हैं, तो आपके हिसाब से बरेली में क्या लगता है आपको कि क्या होने जा रहा है? देखिए, बरेली का चुनाव बहुत अच्छा हुआ है और एक वर्ग चुनाव से पहले, एक वर्ग क्या बल्कि सारी पब्लिक चुनाव से पहले बहुत खामोश थी। उसमें ये देखना बड़ा मुश्किल था, समझना कि इस चुनाव में पब्लिक का रुख क्या है, किधर होगा। और दूसरे ये कि इस वक्त किसी की वेव नहीं थी। जब चुनाव हुआ बकौल आपके कि चुनाव के बाद लोगों ने बताया तो वो उनके अंदर का एक गुबार था जो उन्होंने वोट डालने के बाद उसको उनका गुबार निकला था। लेकिन मुजाहिद भाई, मैं थोड़ा सा ये भी साफ कर दूं कि बहुत से लोग तो बता रहे थे लेकिन बहुत से लोग हंस कर चले जा रहे। जैसे हम बुला देते उन्हें तो कहते नहीं भाई हमने वोट दे दिया, हमारा काम ख़त्म हो गया, अब 4 जून को देख लेना क्या होने जा रहा है। ऐसा भी नहीं था कि सब लोग ये बता रहे हों कि नहीं हमने इसे वोट दिया या हमने इसे वोट दिया है। एक ऐसा वर्ग भी था इस तमाम उसमें शोर शराबे में कि जो खामोशी से वोट कर रहा था और अपने घर चला जा रहा था। हाँ, नहीं, ज़्यादातर लोग इस टाइप के होते हैं कि जो है अपना बताते नहीं हैं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन इस बार का चुनाव बहुत, मैं समझता हूँ बहुत बारीक है चुनाव, और अंदर से लोग जो है वो बेचैनी महसूस कर रहे थे इस चुनाव से पहले और चुनाव का इंतज़ार कर रहे थे। जहाँ तक मेरा कुछ लोगों से बात हुई है तो वो खामोशी से इंतज़ार कर रहे थे कि चुनाव आएगा तब हम जो है वो उसमें अपना फैसला लेंगे। अच्छा, वो बेचैनी जो थी वो वोट के ज़रिए निकालना चाहते, वो वोट के ज़रिए जो है वो बेचैनी निकली थी उनकी। अगर हम पिछला वाला चुनाव उठाकर देखें
तो पिछले चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने संबोधन करते थे, तो उनके जाने के बाद उनके भाषणों की चर्चा पब्लिक में होती थी। लेकिन इस बार का चुनाव थोड़ा सा डिफरेंट रहा। हालांकि बातें उस चुनाव से ज़्यादा तीखी कही गई हैं। जैसे आप पूरे बयान उठाकर देखिए, ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, चाहे प्रधानमंत्री मोदी रहे हों, अमित शाह भी यहाँ आए थे, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जिस तरह की यहाँ भाषा का इस्तेमाल किया है वो ज़्यादा तीखी थी, और उससे ये लगता था कि चुनाव किस तरफ जा रहा है या उस चुनाव को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, वो मंशा साफ झलक रही थी। लेकिन फिर भी उतना वो एक ना जैसे दिख जाता है कि पब्लिक पे उसका कितना असर हो रहा है। आपके हिसाब से अगर देखें तो ये चुनाव जैसे शुरू हुआ था इन सब भाषणों के बाद वैसा ही चला, या कुछ उसमें बदलाव आया? अब चुनाव में फ़र्क दिखने लगा है। शुरू के चुनाव में और इस चुनाव में फ़र्क है। कुछ पार्टियां क्या, बल्कि कहना चाहिए बीजेपी का जो वो है अलायंस, बीजेपी अलायंस जो है वो परेशान है। उसकी वजह ये है कि पब्लिक में एक जोश जज्बा नहीं है, वोट परसेंटेज कम हुआ है। अच्छा, वोट आप परसेंट कम इसी वजह से हो रहा है कि जो सरकार की एक छवि होती है लोगों में या सरकार की तरफ झुकाव होता है वो इस चुनाव में दिखाई दे। लोग परेशान हैं बेरोज़गारी से, महंगाई से, और भ्रष्टाचार भी हो गए। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं है। देखिए, जब एक सरकार जाती है तो उसके बाद पता चलता है कि कौन भ्रष्टाचार था, क्या भ्रष्टाचार हुआ है, नहीं हुआ है। क्योंकि सरकार के रहते रहते नहीं उजागर होता भ्रष्टाचार, या फिर सरकार जो है वो इतनी ईमानदार हो कि अपने लिए भी वैसी ईमानदार हो जैसे अपोजिशन के लिए है। तो अब ये रहे नहीं है, ये चीज़ की जो है वो एक सोच होती है कि हमको बिल्कुल सही बात जो है वो कहना है, तो वो बात अब रही नहीं है। बरेली की जैसे हम बात करें ना, तो बरेली में इस बार का चुनाव सीधे सीधे हुआ है। पहला शायद ये अपनी तरह का चुनाव होगा। हर चुनाव, जैसे आपने तो बहुत चुनाव देखे हैं, आपने बेगम आबिदा को यहाँ लड़ाया जो पहली बार कांग्रेस से यहाँ लड़ने के लिए आई थी, और राष्ट्रपति की वो पत्नी थी। तो उस चुनाव से लेके अब तक देखें हम तो सीधा चुनाव शायद कभी नहीं हुआ होगा। जैसे तीन पार्टियों के बीच में, या कभी कभी तो चतुष्कोणीय भी हो जाया करता था कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग लड़ती थी। लेकिन इस बार के चुनाव में हमने देखा कि बहुजन समाज पार्टी जो एक त्रिकोणीय कर सकती थी मुकाबले को, उसके उम्मीदवार मास्टर छोटेलाल गंगवार का पर्चा खारिज हो गया। जाहिर सी बात है, जब सीधा मुकाबला होगा और पांचों विधानसभा को हम जब देखेंगे, तो आपके हिसाब से जैसे क्या लगता है कि क्या सीन बनेगा इसमें? देखिए, बरेली कॉन्स्टिट्यूंसी में ये पहला मौका है कि जब सीधा सीधा चुनाव होता है, और जब सीधा सीधा चुनाव होता है तो उसमें बहुसंख्यक वोट जो है हमेशा ज़्यादा होता है जी। तो जब बहुसंख्यक का वोट ज़्यादा होता है तो भाजपा को फ़ायदा लगता है जी। अब ये बात अलग है कि लोगों ने अपने अंदर से कितना वोट किया है, किस किस को वोट किया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत लड़ा है और जीतेगा भी। जैसे हम पिछले चुनाव की बात करें, जो चुनाव प्रवीण सिंह ऐरन जीते थे, उसमें वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे। अब इस बार समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया था, क्योंकि जब उनके पिछला विधानसभा चुनाव था तो वो छोड़कर आ गए थे, और पत्नी सुप्रिया ऐरन को उन्होंने समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ाया था। तो तब वो ज़्यादा मजबूत थे एज ए पार्टी, या अब जब वो समाजवादी पार्टी से लड़े हैं? देखिए, दोनों पार्टी में बड़ा फ़र्क है। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की एक तस्वीर बनी हुई है कि उसे लोग ये देखते हैं कि वो यूपी की सत्ता संभालती है, जैसे ये लगता है कि हम इसे यूपी में लाने के लिए। लेकिन जब कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो तब लोगों का टारगेट ये होता है कि वो केंद्र की सरकार चुनने के लिए भी एक सांसद को वोट दे रहे हैं। तो उस चुनाव में और इस चुनाव में क्या ये लगता है कि प्रवीण सिंह ऐरन को तब फ़ायदा था, या अब समाजवादी पार्टी से फ़ायदा हुआ होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी से तो तब फ़ायदा इस सेंस में उनको हुआ था कि उस वक्त ये कांग्रेस में थे, भगवत सरन जी जो है वो समाजवादी से लड़ रहे थे, तो वहाँ वोट का डिवीज़न हुआ उसमें, और उसमें कुर्मी समाज के कुछ वोट जो है और बाकी वोट जो है वो इतने ले गए जिससे बीजेपी को नुकसान हुआ। उस नुकसान से
एरन साहब को, कांग्रेस को फ़ायदा हुआ जी। और फ़ायदा होने से जो है वो जीते, लेकिन बड़े कम मार्जिन से जीते। और उस टाइम सभी ने उनका इलेक्शन लड़ाया था। उस वक्त कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी, सारे लोगों ने उनका इलेक्शन लड़ाया था। जैसे आपके चुनाव में मैंने देखा था कि एक वर्ग आपकी तरफ पूरी शिद्दत से लगा हुआ था, तो इसका जो आपको नुकसान हुआ वो दूसरा वर्ग जो था वो आपसे एकदम दूसरी तरफ चला गया। जैसे आपके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी से हम बात करें तो राजेश अग्रवाल उस वक्त चुनाव लड़ रहे थे, और बहुजन समाज पार्टी से राजेंद्र गुप्ता जो व्यापारी नेता हैं वो मैदान में थे। तो जब चुनाव ये हुआ कि एक वर्ग आपसे जुड़ा और जब दूसरे वर्ग को ये लगा कि एक बड़ा वर्ग आपकी तरफ जा रहा है, तो वो फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया। इसी वजह से शायद उस चुनाव में जो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट थे उनको ज़्यादा वोट नहीं मिला। इस बार चूंकि ये सीन है नहीं, जैसे बीच में कोई नहीं है, प्रवीण सिंह एरन है या उनके सामने छत्रपाल सिंह गंगवार है, तो ऐसे में अगर मुकाबला इसी तरह का होता है कि जैसे आपका हुआ था, तो तब आपको लगता है कि तब भी कोई चौंकाने वाला नतीजा आ सकता है, या फिर ये वैसा ही नतीजा होगा जैसे आपका था? देखिए, उस इलेक्शन में जो है वो हमारे गुप्ता जी लड़े थे बहुजन समाज पार्टी से, उनको लोगों ने कुछ सीरियस नहीं लिया। और शुरू में बहुत अच्छा वो लड़े थे, लेकिन आखिर में आके जो है उन्होंने अपना इलेक्शन ढीला किया। क्यों किया मैं नहीं समझता। तो वो इलेक्शन भी 1 to 1 ही एक तरीके से हुआ है। अच्छा। क्योंकि गुप्ता जी को बहुत कम वोट मिले हैं, तो इलेक्शन जो है वो भी 1 to 1 था। और 1 to 1 में जितना वोट मुझे मिल गया है, इतना वोट पिछले जो इससे पिछले वाला जब 2019 से पहले जब चुनाव हुआ था, तो राजेश अग्रवाल जी उस वक्त लड़ रहे थे और वो 51,000 वोट से मिलने के बाद भी कई हज़ार से जीते थे। जब मैं लड़ा तब भी राजेश जी लड़ रहे थे। उस वक्त मुझको करीब 76-77 हज़ार वोट मुझको मिला और उनको 81-82 हज़ार जो है 82-83 हज़ार जितना भी है वो उनको वोट मिला। तो वो भी इलेक्शन 1 to 1 हुआ था। हम लोगों का आकलन ये है कि इस चुनाव में कई चीज़ें नई थीं। जैसे एक ये था कि करीब 40 साल की राजनीति के बाद भारतीय जनता पार्टी ने संतोष गंगवार को जो सक्रिय राजनीति थी उस पर एक तरह से विराम लगा दिया था। उन्हें टिकट नहीं देने के बाद छत्रपाल सिंह गंगवार को लेकर आया गया था। छत्रपाल सिंह गंगवार की अगर हम बात करें तो उनकी विधानसभा भी लोकसभा में नहीं आती। जो बहेड़ी से पूर्व विधायक रहे हैं वहाँ से, तो वो उसका हिस्सा है पीलीभीत का। एक ये चीज़ थी कि जो अगर हम देखें तो उनका वोट भी यहाँ नहीं था। एक फेरबदल था, बहुत बड़ा फेरबदल था कि 40 साल बाद एक तस्वीर चेंज हो रही थी, बहुत बड़ा। दूसरा ये था कि बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट अचानक उसका पर्चा खारिज हो जाता है। तीसरा ये था कि तमाम चीज़ों को देखने के बाद जो मीडिया रिपोर्ट्स भी आई और एक उनके रवैये से भी लग रहा है जैसे आप नाराज़ हैं तो वो नाराज़गी फिर छुपती नहीं है। हालांकि संतोष गंगवार के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत दिग्गज नेता हैं, और अगर हम उनको आम जुबान में जैसे एक मतदाता अगर उससे बात करें तो छूटते ही एक आपके लिए सटीक शब्द कह देगा। एक ऐसा भी वर्ग है कि जो आपको बहुत इज्जत देता हो, लेकिन उसकी नज़र में अगर हम बात करें तो कहता है कि संतोष जी बहुत घाघ नेता है। तो उनके रवैये से ये साफ झलक रहा था कि कहीं ना कहीं उनके दिल में ये कसक है कि उनका टिकट इस तरह से काट दिया गया। हालांकि बाद में पार्टी के नेताओं की तरफ से सफाइयां भी दी गईं, ये भी आश्वस्त किया गया उनके वोटर्स को जो उनके कुर्मी समाज, चूँकि कुर्मी समाज से आते हैं कि उनके लिए पार्टी ने और कोई बहुत अच्छी चीज़ सोच रखी है। लेकिन फिर भी ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी से संतोष गंगवार की कोई ना कोई नाराज़गी है, और नाराज़गी का स्पष्ट प्रमाण अगर हम और थोड़ा सा साफ करें तो जब भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उनके भारत सेवा ट्रस्ट कार्यालय पहुंचे थे तो वहाँ लोगों ने खुलेआम नारेबाजी की थी और संतोष गंगवार वहाँ मौजूद थे। तो इसमें सब ये कि इतनी तमाम चीज़ें होने के बाद के सब कुछ समीकरण जो हैं भाजपा के खिलाफ थे। कुछ ये था कि अगर गठबंधन की बात करें हम तो गठबंधन के प्लस पॉइंट ये था कि चूँकि इस बार बहुजन समाज पार्टी लड़ रही थी और बहुजन समाज पार्टी के लड़ते ये लग रहा था कि जो उसका बेस वोट है, जो उसका काडर वोट है, जो उससे कहीं अलग नहीं छिटकता। और जिस तरह से मायावती ने अपने जो भतीजे को उत्तराधिकारी बनाकर यहाँ भेजा था, वो जब उन्होंने यहाँ पे मीटिंग की थी अपनी तो उसमें भीड़ भी आई थी। तो ये सब चीज़ें आपको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ गई होंगी, या फिर जैसे मोदी के नाम पर संतोष गंगवार को भी वोट मिलता रहा है वैसा ही वोट मिला होगा? देखिए, बीजेपी का जो संतोष जी का कुर्मी वोट है ये भाजपा के कमिटेड वोटों में से एक वोट है।
कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कमिटमेंट है उनका है कि हमको भाजपा में ही जो है जी। वोट देना है। इस बार बहुजन समाज का वोट कुछ परसेंटेज जो है वो इंडिया गठबंधन को गई है, जिसकी वजह से बहुजन समाज को अपना संविधान खतरे में लगने का एक बहुत बड़ा उनको शक था कि हमारा ऐसा ना हो कि हमारा संविधान में कोई आँच आए। उसकी वजह से भी उन्होंने थोड़ा सा भाजपा की तरफ से हटे हैं, क्योंकि बहुजन समाज का कोई कैंडिडेट था नहीं, तो वोट कहीं ना कहीं तो डालते। अच्छा, कुछ वोट कम भी पोल हुआ है, बहुत से लोगों ने वोट डाला भी नहीं है बहुजन समाज के वोट लोगों ने। जहाँ तक मुझे पता है कि कुछ लोगों ने जो है कहा छोड़ो हम तो जो है वोट ही नहीं देंगे, और कुछ लोगों ने बीजेपी में वोट दिया, कुछ लोगों ने इंडिया गठबंधन में जो है वो वोट किया है। लेकिन इस तरह से जैसे अगर हम पूरा उसमें निचोड़ निकालें उसका कि ये तमाम चीज़ें एक तरफ अगर भाजपा की बात करें तो उनकी तरफ से मोदी ने रोड शो किया, अमित शाह आए, और मुख्यमंत्री ने जितनी भी विधानसभाएं थी करीब करीब सब में जनसभाएं की हैं। तो एक तरह से उनका यही था कि छत्रपाल सिंह की तरफ मत देखिए और मोदी के नाम पर वोट दीजिए। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ अखिलेश यादव ही यहाँ आए। आपकी पार्टी से अगर हम देखें तो कांग्रेस पूरी तरह से उनके साथ थी, न राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी, न कांग्रेस का कोई और बड़ा नेता। तो इससे जो कांग्रेस का जो वोट था, जैसे दोनों गठबंधन दोनों अगर मिलकर लड़ रहे हैं, गठबंधन है उनके, तो जो कांग्रेस का वोट था जो जैसे आपको भी मिला और उससे पहले प्रवीण सिंह ऐनन उसी कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं, तो वो वोट जो इनको मिला था जो जब ये सांसद बने थे या जब आप विधानसभा का चुनाव लड़े थे, तो वो वोट समाजवादी पार्टी की तरफ गया होगा, आपको लगता है? जब ये खड़े हुए थे तो वो वोट एरन जब जीते हैं, वो वोट तो समाजवादी पार्टी में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो उस वक्त भी इनके पास माइनॉरिटी वोट इनको मिला था, और माइनॉरिटी वोट इस बार भी जो है टोटल इनको मिला है। तो माइनॉरिटी वोट के अलावा भी दूसरे वोट की जो है वो ज़रूरत है। अब मोदी जी का इस बार मोदी के चेहरे पे इस वक्त इलेक्शन नहीं हुआ है। इस वक्त मोदी जी का ऐसा नहीं था कि उनके नाम पर जो है वो वोट पड़े। लेकिन लोग कह रहे थे वोट देते वक्त कि हमने तो मोदी जी के कहने पे वोट दिया। देखिए वो चंद परसेंट, बहुत थोड़ी सी जो है वो ऐसी परसेंटेज है कि जो मोदी जी को सिर्फ के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, तो वो उनमें से एक है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो पब्लिक के बीच एक खामोशी थी उसका असर वो वोट डालते वक्त दिखाई दे सकता है? हाँ, इसमें देखा है, जो पब्लिक की जो खामोशी है वो वोट में जो है कन्वर्ट हुआ है। और भाजपा ने बहुत किया कि हम कि ये डेवलपमेंट, ये स्मार्ट सिटी, ये इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पर। इसका कोई बाद फ़र्क में नहीं तो है। एकदम से टोन बदल ही गई थी। नहीं, बाद में टोन क्या, अब तो इतनी टोन बदल गई है, जो हमारे 2-3 भाजपा के लीडर हैं कि वो तो मैं समझता हूँ कि शायद बोलने से पहले उनको समझ में भी नहीं आता है क्या कह दिया हमने और क्या कहने जा रहे हैं। तो ये कुछ घबराहट ये लगती है कि कुछ हालात अच्छे नहीं हैं। जीत के लिए कुछ जो हम लोगों का आकलन है या जो ऐसे लोग हैं जो चुनाव पर करीबी नज़र रखते हैं, उनका ये कहना है कि जो एक अल्पसंख्यक जिस तरह से गठबंधन के साथ गए, किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए अपने वोट का जो अपना उसका जाति का वोट है या अपने उसका कुछ ऐसा वोट है कि जो उसकी पर्सनालिटी में मिल सकता है, अगर वो जब तक वो वोट नहीं उठाता तब तक भारतीय जनता पार्टी को हराना यहाँ आसान नहीं है। जैसे हम आंवला की बात करें तो आंवला में अब किधर गया होगा ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन एक शोर था वहाँ पे कि जो समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से वहाँ पे मौर्य बिरादरी के कैंडिडेट को उतारा था, तो मौर्य बिरादरी में एक दिख रहा था कि कहीं ना कहीं वो इस नाम पर अपने बिरादरी कैंडिडेट से जुड़ रहा है। ये चीज़ बरेली में वैसा सीन बनता दिखाई नहीं दिया, मुझे नहीं दिखा। अब आपने अगर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि इस बार माइनॉरिटीज़ में भी वो जोश है वो नहीं था, बरेली ख़ास तरीके से बरेली सीट के लिए। इसी वजह से माइनॉरिटी का परसेंटेज भी कम हुआ है, वरना यहाँ पर 65 से ऊपर ही जाता है माइनॉरिटी का वोट। 65 से लेकर 67-68 जो है % तक चला जाता है। इस बार इतना नहीं गया है, क्योंकि उसमें भी जो है इतना जोश नहीं था यहाँ की इस सीट के ऊपर। तो इस वजह से भी कुछ लगता है कि थोड़ा सा हो सकता हो कि थोड़ी कमज़ोरी आए इसमें।
और इसको बढ़ाया जा सकता था। अगर इसमें कोशिश की जाती कैंडिडेट की तरफ से तो इसको बढ़ाया जा सकता था। जब वोट पड़ रहे थे तो हम लोगों ने बात की थी प्रवीण सिंह ऐरन से, वो वोट डालने अपनी पत्नी के साथ आए थे। उनका ये कहना था इस तरह से हाथ दिखाते हुए कि 1 लाख वोटों से वो चुनाव जीत रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि छत्रपाल सिंह सांसद हो गए। आपको क्या लगता है कि ये जो दोनों तरफ के दावे हैं उसमें जो हार जीत का मार्जिन है, जैसे आपको कितना लगता है कि बहुत अंतर से जीत होने जा रही है या बहुत अंतर से हार होने जा रही है, ऐसा कुछ है, या ये मुकाबला जैसे लोग जज नहीं कर पा रहे हैं कि बहुत कांटे का दिख रहा है? मुझे तो लगता है कि ये नेक टू नेक फाइट होगी है। ऐसा नहीं है कि लाखों से कोई जो है बीजेपी जीत जाए या कांग्रेस जो है वो जीत जाए। इसमें मुझे लगता है कि हो सकता हो कि 50,000 के अंदर ही अंदर जो है इसमें हार और जीत हो सकती है, क्योंकि इससे ज़्यादा का मार्जिन होगा नहीं। अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी यहाँ कैंपेन के लिए आते उनके समर्थन में, तो इससे फ़ायदा होता या उनके नहीं आने से भाजपा को मौका नहीं लगा? नहीं, और अच्छा हो जाता, उनके आने से और अच्छा जो है इलेक्शन और अच्छा हो जाता। और अभी भी जो है वो अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने बहुत मेहनत से, बहुत दमखम से जो है वो चुनाव लड़ाया है इनका, और अपने आप लड़ाया है। वो कैंडिडेट के पास पूछने भी नहीं गए कि क्या करना है क्या नहीं करना, जिसकी जहाँ पर जो जितना कर सकता था 5 कॉन्स्टिट्यूंसियों में लोग कांग्रेस के लोगों ने बहुत मदद करी है। अभी आपने नवाब मुजाहिद हसन खान को सुना, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। बहुत सी चीज़ें जो पब्लिक जानना चाहती है उस पर चर्चा हुई है। कुछ हद तक तस्वीर साफ करने की कोशिश की है कि जो बरेली का चुनाव हुआ है वो किस करवट बैठा है। हम इस तरह के आगे भी तमाम चीज़ें दिखाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।